सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। भिन्न। माँ, जल्दी खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। हाँ, निकालती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। अरे माँ, इसमें तो 9 पराठे हैं। अगर मैं हर प्लेट में 2-2 पराठे लगा दूं, फिर भी एक पराठा तो बच जाएगा। ये लो। अरे टीना, ये बताओ कि तुम्हारी प्लेट में कितने पराठे हैं? पापा, 2 से थोड़ा ज्यादा। 2 और 1/4। इस 1/4 को क्या कहेंगे? 1/4 और क्या? नहीं टीना, ये एक भिन्न है। ये भिन्न क्या होता है? भिन्न किसी पूर्ण संख्या के टुकड़े को बताती है। और हाँ, सभी टुकड़े बराबर होने चाहिए। तो बताओ मोनू, तुम्हारी प्लेट में कितने पराठे हैं? पापा, मेरी प्लेट में 2 और 1/4 पराठे हैं। ये 1/4 क्या होता है? 1/4 का मतलब है 1 का 4 बराबर टुकड़ा। इसमें 1 अंश है जिसे ऊपर लिखते हैं और 4 हर है जिसे नीचे लिखते हैं। दोनों के बीच एक लकीर खींचकर इसे 1/4 लिखा जाता है। मतलब मेरे पास 2 और 1/4 पराठे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसमें 2 पूर्ण संख्या है और 1/4 भिन्न है। इसलिए इसे 2 पूर्णांक 1/4 कहेंगे। ठीक है भैया। 3/4 भी एक भिन्न है। इसमें 3 अंश है और 4 हर। 3/4 का मतलब है 3 का 4 बराबर टुकड़ा। अगर 3/4 का 4 बराबर टुकड़ा मिलाएं तो हमें पूर्ण संख्या 3 मिलेगी। भैया, पूर्ण संख्या को तो हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, लेकिन भिन्न को कैसे दिखाएंगे? जिस तरह हर संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु है, उसी तरह हर भिन्न के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु है। अच्छा, हर भिन्न के लिए बिंदु को कैसे व्यवस्थित करेंगे? इससे पहले तुम्हें भिन्न के प्रकार के बारे में जानना होगा। भैया, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? भिन्न 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। भैया, उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न वो है जिसका अंश हर से छोटा होता है और विषम भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है। और मिश्रित भिन्न? मिश्रित भिन्न में उचित भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या जुड़ी होती है। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जाता है। वो कैसे भैया? देखो, हमारे पास 9 पराठे हैं। हमने 4 लोगों में 9 पराठे बांटे। इसे भिन्न के रूप में 9/4 कहेंगे। लेकिन जब माँ पराठे बांट रही थी तो पहले 2-2 पराठे चारों की प्लेट में दिए।
फिर बचे हुए एक पराठे को 4 लोगों में बांटा। इसलिए इसमें 2 पूर्ण संख्या के साथ 1/4 भिन्न जुड़ गया। यानी 9/4 को हम 2 पूर्णांक 1/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ 9/4 एक विषम भिन्न है, जो मिश्रित भिन्न 2 पूर्णांक 1/4 के रूप में लिखा जाएगा। भैया, तो क्या 9/4 और 2 पूर्णांक 1/4 बराबर हैं? हाँ, दोनों बराबर हैं। 9 को 4 से विभाजित करने पर भागफल 2 और शेषफल 1 मिलता है। हम इसे भागफल के साथ शेष बटा भाजक लिखेंगे। भैया, अब ये बताओ कि इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है, इसलिए संख्या रेखा पर ये 0 और 1 के बीच होगा। भिन्न के हर से एक कम बिंदु 0 और 1 के बीच व्यवस्थित करेंगे। मतलब अगर हमें 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम 0 और 1 के बीच बराबर बराबर दूरी पर 3 बिंदु दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। 3 बिंदु दिखाने से वो 4 बराबर भागों में बंट जाएगा। 0 को हम 0/4 और उससे आगे क्रमशः 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 यानी 1 मिलेगा। इस तरह 0 से आगे तीसरा कदम 3/4 होगा। भैया, विषम भिन्न को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? विषम भिन्न को हम पहले मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, जिससे हमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न मिलेगा। पूर्णांक और उसके बाद वाली संख्या के बीच हर से एक कम बिंदु अंकित करेंगे और उचित भिन्न को अंकित कर देंगे। अगर हमें 9/4 को रेखा पर दिखाना हो, तो इसे पहले मिश्रित भिन्न 2 पूर्णांक 1/4 बदलेंगे और फिर 2 और 3 के बीच 3 बिंदु अंकित करेंगे और उसके बाद 2 पूर्णांक 1/4, 2 पूर्णांक 2/4, 2 पूर्णांक 3/4, 2 पूर्णांक 4/4 यानी 3 मिलेगा। इस तरह 2 और 3 के बीच 2 पूर्णांक 1/4 होगा। टीना, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी समझ गई। भैया, तुमने अच्छी तरह समझा दिया तो मैं समझ गई। अच्छा, तुम ये बताओ कि 17/4 को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? हम 17 को 4 से विभाजित करेंगे। इस प्रकार हमें भागफल 4 और शेषफल 1 प्राप्त होगा और हम भागफल को पूर्णांक और शेषफल भाजक को भिन्न के रूप में लिख देंगे। यानी यहाँ भागफल 4, शेषफल 1 और भाजक 4 को भिन्न के रूप में 4 पूर्णांक 1/4 लिखेंगे। भैया, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखो टीना, अगर हमें 2 पूर्णांक 4/5 को विषम भिन्न में बदलना है, तो हम पूर्णांक 2 और हर 5 के गुणनफल 10 में अंश 4 को जोड़ेंगे और 5 × 2 + 4 भिन्न का अंश होगा और उसका हर समान ही रहेगा। मतलब 2 पूर्णांक 4/5 को हम 14/5 लिखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही।
तुम ठीक समझी। भैया, ये बताओ कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? देखो टीना, अगर एक सेब को हमें दोनों में बांटना हो तो दोनों को आधा आधा मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर 2 सेब को 4 लोगों में बांटना है तब भी हर एक को आधा आधा मिलेगा। इस प्रकार 1/2 और 2/4 तुल्य भिन्न है। भैया, किसी भिन्न का तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे? किसी भिन्न का तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम उसके अंश और हर को शून्य के अलावा किसी भी समान संख्या से गुणा करेंगे। अब तुम 2/3 का 3 तुल्य भिन्न बताओ। 2/3 के 3 तुल्य भिन्न के लिए हम क्रमशः इसके अंश और हर में 2, 3 और 4 से गुणा करेंगे। इस तरह हमें 4/6, 6/9 और 8/12 मिलेगा। लेकिन ये बताओ कि क्या भिन्न को समान संख्या से विभाजित करके भी तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसे भिन्न का सरलीकरण भी कहते हैं। अगर हमें 8/12 का तुल्य भिन्न प्राप्त करना हो जो इससे छोटा हो तो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से अंश और हर दोनों को विभाजित करेंगे। 8 और 12 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 4 है। इसे हम 4 से विभाजित करेंगे और हमें अंश 8/4 बराबर 2 और हर 12/4 बराबर 3 मिलेगा। इस पर 4 से अंश और हर को विभाजित करने पर 2/3 मिलेगा। ये इससे छोटा तुल्य भिन्न है। अच्छा, हम भिन्न को सरलतम रूप में कब कहेंगे? जब भिन्न के अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दूसरी कोई संख्या न हो तो भिन्न सरलतम रूप में होगा। जैसे 2/3 में 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, इसलिए ये भिन्न का सरलतम रूप है। Click Next to go to the next screen. अच्छा, अब ये बताओ कि 2 भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? इसके लिए हमें भिन्न को समान भिन्न में बदलना होगा। भैया, समान भिन्न क्या है? समान हर वाली भिन्न समान भिन्न है और जिनके हर समान नहीं है वो असमान भिन्न है। असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलकर हम उसकी तुलना कर सकते हैं। बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा होगा। असमान भिन्न को समान भिन्न में कैसे बदलेंगे? 3/8 और 5/8 में तो 5/8 बड़ा है। लेकिन भैया, 3/4 और 1/2 की तुलना करनी हो तो हर को समान कैसे करेंगे? इसके लिए हम दोनों का तुल्य भिन्न निकालेंगे। 3/4 का तुल्य भिन्न 6/8, 9/12, 12/16 होगा और 1/2 का तुल्य भिन्न 2/4, 3/6 और 4/8 होगा। अब इनमें से समान हर वाले भिन्न को एक साथ कर लेंगे। यहाँ 2/4 से 3/4 का अंश बड़ा है, इसलिए 3/4 बड़ा है और 2/4 का तुल्य भिन्न 1/4 छोटा है। इसका एक आसान तरीका भी है। वो क्या? अगर हमें जटिल भिन्न 3/7
और 4/9 की तुलना करनी हो तो हम इसके हरों का लघुत्तम समावर्तक निकाल कर भी समान हर में बदल सकते हैं। वो कैसे भैया? देखो, 3/7 और 4/9 के हर 7 और 9 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? 63। बिल्कुल ठीक। 63 को दोनों हरों से विभाजित करेंगे और दोनों के भागफल से क्रमशः दोनों भिन्नों के अंश और हर को गुणा करेंगे। अच्छा, 63 को 7 से विभाजित करने पर भागफल 9 और 9 से विभाजित करने पर भागफल 7 मिलता है और इस तरह हम 3/7 के अंश और हर को 9 से गुणा करेंगे जिससे हमें 27/63 मिलेगा और 4/9 को 7 से गुणा करने पर 28/63 मिलेगा। बिल्कुल सही। इस तरह 3/7 4/9 से छोटा है क्योंकि 3/7 यानी 27/63 का अंश 27, 4/9 यानी 28/63 के अंश 28 से छोटा है। बिल्कुल सही मेरी बहन। भैया, अब मुझे भिन्नों का योग और व्यवकलन सिखाओ। देखो, किसी समान भिन्न का योग और व्यवकलन बिल्कुल आसान है। समान भिन्न के अंश का व्यवकलन या योग निकाल लो और हर को समान रहने दो। अच्छा, अब तुम 12/14 और 3/14 का योग और व्यवकलन बताओ। योग के लिए हम 12 और 3 को जोड़ देंगे और हर 14 ही रहेगा। इस प्रकार इसका योग 15/14 होगा और व्यवकलन के लिए 12 और 3 का व्यवकलन निकालेंगे और 9/14 हो जाएगा। हाँ, इस तरह तुम असमान भिन्न का भी योग और व्यवकलन जान सकती हो। वो कैसे भैया? अरे बुद्धू, असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना तुम्हें आता है और समान भिन्न का योग और व्यवकलन भी तुम्हें आता है। मैं तो मिश्रित भिन्न का भी योग और व्यवकलन निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो बताओ मुझे कैसे निकालोगी? मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर उन्हें समान भिन्न में और उसका योग और व्यवकलन निकाल लेंगे। अच्छा, ये बताओ कि अगर घर से हमारा स्कूल 2.3/4 किलोमीटर दूर है और बस 2.2/3 किलोमीटर लेकर जाती है तो हम कितना पैदल चलते हैं? बहुत आसान भैया, इन भिन्नों का व्यवकलन निकाल लेंगे, वही दूरी हम पैदल चलते हैं। करके बताओ। 2.3/4 एक मिश्रित भिन्न है। इसे विषम भिन्न में बदलने पर 2 × 4 + 3 यानी 11/4 और 2.2/3 बराबर 3 × 2 + 2 यानी 8/3 होगा। अब 11/4 और 8/3 का व्यवकलन निकालेंगे। निकाल कर बताओ। 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य 12 होगा। 12 को 4 से विभाजित कर भागफल 3 को अंश 11 और हर 4 से गुणा करेंगे जिससे हमें भिन्न 33/12 प्राप्त होगा। इसी तरह अगले भिन्न के हर 3 से लघुत्तम समापवर्त्य 12 को विभाजित कर भागफल 4 को अंश 8 और हर 3 से गुणा करेंगे तो हमें भिन्न 32/12 मिलेगा। अब तो तुमने समान भिन्न प्राप्त कर लिया। हाँ, अब
33 और 32 का व्यवकलन अंश होगा और लघुत्तम समापवर्ती 12 हर। इस तरह हमें भिन्न 1/12 प्राप्त होगा और यही 1/12 किलोमीटर की दूरी हम पैदल तय करते हैं। अब तुम भिन्न और उसकी क्रियाओं को अच्छी तरह समझ गई। बहुत हो गया मोनू, तुमने तो बातों बातों में टीना को पूरा भिन्न समझा दिया। चलो अब घर चले। हाँ। सारांश। भिन्न किसी पूर्ण संख्या के टुकड़े के बारे में बताता है। भिन्न में एक अंश और एक हर होता है। भिन्न के 3 प्रकार हैं: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा है, जबकि विषम भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होता है। भिन्न को संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है। हर भिन्न के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु है। किसी भिन्न का तुल्य भिन्न उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा और भाग करके प्राप्त करते हैं। अगर भिन्न के अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो तो भिन्न सरलतम रूप में होगा। 2 भिन्नों की तुलना करने के लिए हम भिन्न को समान बनाते हैं। भिन्न के हर को समान बनाकर आसानी से उसका योग और अंतर निकाल सकते हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: 2/3 कौन सा भिन्न है? उत्तर: ये एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश छोटा और हर बड़ा है। 7/4 कौन सा भिन्न है? उत्तर: 7/4 विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। प्रश्न: मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? उत्तर: मिश्रित भिन्न में उचित भिन्न के साथ पूर्ण संख्या जुड़ी होती है, जैसे 2.3/4। प्रश्न: 20/35 को सरलतम रूप में लिखो। उत्तर: 20/35 बराबर 20 भाग 5 बटा 35 भाग 5 बराबर 4/7। प्रश्न: 5/7 का 3 तुल्य भिन्न निकालें। उत्तर: 5/7 बराबर 5 गुणा 2 बटा 7 गुणा 2 बराबर 10/14। 5/7 बराबर 5 गुणा 3 बटा 7 गुणा 3 बराबर 15/21। 5/7 बराबर 5 गुणा 4 बटा 7 गुणा 4 बराबर 20/28। प्रश्न: 2/3 और 4/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है? उत्तर: हरों का लघुत्तम समापवर्ती है, बराबर 21। 21 भाग 3 बराबर 7। 21 भाग 7 बराबर 3। 2 गुणा 7 बटा 3 गुणा 7 बराबर 14/21। 4 गुणा 3 बटा 7 गुणा 3 बराबर 12/21। यहाँ 14/21 यानी 2/3 भिन्न बड़ा है। प्रश्न: 20/3 को मिश्रित भिन्न में बदलें। उत्तर: भाजक 3 से भाज्य 20 में भाग देने पर भागफल बराबर 6 और शेषफल 2 आता है। मिश्रित भिन्न बराबर भागफल पूर्णांक शेषफल बटा भाजक बराबर 6 पूर्णांक
2/3। प्रश्न 7 पूर्णांक 12/14 को विषम भिन्न में बदलें। उत्तर विषम भिन्न बराबर पूर्ण संख्या गुणा हर जमा अंश बटा हर बराबर 7 गुणा 14 जमा 12 बटा 14 बराबर 98 जमा 12 बटा 14 बराबर 110 बटा 14। प्रश्न 12/15 और 10/12 का योग निकालें। उत्तर हरों का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 60। 12/15 जमा 10/12 60 भाग 15 गुणा 12 जमा 60 भाग 12 गुणा 10/60 4 गुणा 12 जमा 5 गुणा 10/60 बराबर 48 जमा 50 बटा 60 बराबर 98/60 बराबर 98 भाग 2 बटा 60 भाग 2 बराबर 49/30। 2/3 और 4/9 का अंतर निकालें। हरों का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 9। 2/3 घटा 4/9 बराबर 9 भाग 3 गुणा 2 घटा 9 भाग 9 गुणा 4/9 बराबर 3 गुणा 2 घटा 1 गुणा 4/9 बराबर 6 घटा 4/9 बराबर 2/9। बहुत अच्छे। दोबारा प्रयास करें। दोबारा प्रयास करें। दोबारा प्रयास करें। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। दोबारा प्रयास करें। 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 बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शाबाश। Se le covid ke dalam dia. Dia kata,
नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे और अंतिम में हम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। आज के पाठ्यक्रम में हम सबसे पहले उन पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। जैसे कि हर संख्याओं में सारे अंकों के स्थान होते हैं, वैसे हर उन संख्याओं के वर्ग निकालने के नियम सीखेंगे जिसके कि इकाई स्थान पर 5 हो। वैसे अंक कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम 2 अंकों के संख्याओं को देखें तो 15, 25, 35 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। इसी तरीके से अगर हम 3 अंकों की संख्याएं देखें तो 115, 325 व 535। अब इन सभी संख्याओं में आप यह देख सकते हैं कि इकाई स्थान पर 5 है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए हम यहाँ 35 व 115 का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों ही संख्याओं के इकाई स्थान पर 5 है। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो हम पहले 5 का वर्ग निकाल लेंगे। 5 का वर्ग होता है 25। अब जैसा कि 35 में इकाई स्थान 5 को छोड़कर 3 बचता है व 115 में इकाई स्थान 5 को छोड़कर 11 बचता है, तो इनको हम इनके परिवर्ती संख्या यानी कि 3 को 4 से व 11 को 12 से गुना कर लेंगे। 3 को 4 से गुना करने पर और 11 को 12 से गुना करने पर हमें 12 व 132 ज्ञात होगा। तो 35 का वर्ग हम कह सकते हैं कि 1225 होगा व 115 का वर्ग 13225 होगा। था ना यह बड़ा ही आसान। आइए अब हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखें सारे स्थानों में एक ही अंक हो, जैसे 1 व 11 या फिर 111 या फिर 1111 या फिर 11111। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने 2 संख्याएं दी हैं, 111 व 11011। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है और कोई अंक नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली संख्या यानी कि 111 में कितने 1 हैं? तो 3 हैं। इसलिए हमने सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को 1 से शुरू करते हुए 3 तक लिख लिया। उसके बाद हम इसे उल्टे दिशा में लिख लेंगे, यानी कि 3 के बाद 2 व 1। हम दोबारा 1 पर आ गए, तो यह हो गया 111 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार हम 11111 में देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बार 1 अंक है, तो हमने 1 से शुरू करते हुए हमने 5 तक सारे अंक लिख लिए। उसके बाद हम उल्टी दिशा में दोबारा अंक को लिख लेंगे, वह जैसे ही 1 पर पहुंचेंगे हम रुक जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 11111 का वर्ग हमें प्राप्त हो गया। यह तो कुछ ज्यादा ही आसान था। आइए, जैसा कि आपको रोचक प्रतिरूप में याद होगा कि त्रिकोण संख्याओं के रोचक प्रतिरूप में हमने यह जाना था कि अगर हम किसी 2 त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे पहले को जोड़ दिया तो 4 व तीसरे व 6 को जोड़ दिया तो हमें मिलता था 9 और 9 3 का वर्ग संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी 2 वर्ग संख्याओं को जोड़ें, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने 3 व 4 को ले रखा है। अगर मैं 3 का वर्ग निकालूं तो 3 का वर्ग होता है 9। इसी प्रकार अगर मैं 4 का वर्ग निकालूं तो 4 का वर्ग होता है 16। अगर मैं 3 के वर्ग व 4 के वर्ग को जोड़ूं तो हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे? तो वह कुल हमारे पास 25 हो जाएंगे। और आप बता सकते हैं कि 25 किसका वर्ग होता है? जी हाँ, वह 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जब 2 संख्याओं के वर्गों को आपस में जोड़ा तो हमारे पास वह संख्या प्राप्त हुआ जो कि एक तीसरे पूर्ण संख्या का वर्ग है। अब इस प्रकार के संख्याओं के समूह को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो आइए अब हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानें। पाइथागोरस त्रिक के अनुसार यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुजों में से
प्रत्येक में 3 प्राकृत संख्याएं ऐसी मिली जिसमें 2 छोटी संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। ऐसी संख्याओं के समूह को पता करने के लिए हमने एक सूत्र बनाया, जहां पर कि 2 छोटी संख्याएं 2m व m का वर्ग, जिसमें से कि हमें एक का व्यवकलन करना है, वह दोनों का वर्ग का योग हमारे उस संख्या के वर्ग के बराबर होगा जो कि m का वर्ग व उसमें एक का योग कर हमें प्राप्त होगा। तो सूत्र के आधार पर हम पाइथागोरस त्रिक के संख्याओं का समूह कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। आइए अब हम इनका प्रयोग सीखें कि हम किस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग कर पाइथागोरस त्रिक के संख्याओं के समूह को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है 3 संख्याओं का समूह 2m व m का वर्ग में से एक का व्यवकलन व m के वर्ग में एक का योग होगा, तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों में से कोई एक 8 है। तो सूत्र के आधार पर सबसे पहले मैं 2m को 8 के बराबर मांगता हूँ, तो हम यहाँ से m का ज्ञात कर सकते हैं कि वह 4 के बराबर होगा। तो हम m का वर्ग में से एक का व्यवकलन करना है, तो 4 का वर्ग होता है 4 गुने 4 और एक हमें उसमें से घटाना है। तो 16 में से जब हम एक घटाएंगे तो हमें ज्ञात होगा 15, यानी कि m का वर्ग में से एक व्यवकलन कर हमें 15 मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार m का वर्ग में एक का योग करने पर हमें 4 गुने 4 जोड़ 1 मिलेगा, जो कि 4 गुने 4 16 हुआ, जोड़ 1 हमारे पास 17 होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी संख्या 15 व तीसरी संख्या 17 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम m का वर्ग में से एक का व्यवकलन 8 के बराबर मानते हैं तो m का वर्ग 9 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि m 3 के बराबर है। तब m का वर्ग जोड़ 1 3 गुने 3 जोड़ 1 यानी कि 9 जोड़ 1 यानी कि 10 के बराबर होगा। और ठीक इसी प्रकार 2m यानी कि 3 गुने 2 यानी कि 6 के बराबर होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या 10 व तीसरी संख्या 6 होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम m का वर्ग जोड़ 1 8 के बराबर लेते हैं तो m का वर्ग 8 के एक का व्यवकलन होगा, तो m का वर्ग 7 के बराबर होगा। तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 2 समूह बन गए। अगर हम 8 को 2m के बराबर मानते हैं तो हमारे पास 3 संख्याएं 8, 15 व 17 होंगी। और अगर हम m का वर्ग में से एक का व्यवकलन को 8 मानते हैं तो हमारे पास 3 संख्याओं का समूह 6, 8 व 10 होगा। और यह दोनों ही सही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले कुछ और पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखा और अंतिम में पाइथागोरस त्रिक के बारे में जाना। अब हम अपनी अगली वीडियो में सबसे पहले वर्गमूल के बारे में सीखेंगे और अंतिम में यह भी सीखेंगे कि वर्गमूल का ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपने वर्ग और वर्गमूल भाग 3 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 गुना किए बिना यह बताइए कि 65 का वर्ग कितना होगा। ऑप्शंस है ए 3625, बी 4225, सी 4925 या डी 5625। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4225। प्रश्न 2 गुना किए बिना यह बताइए कि 1111 का वर्ग कितना होगा। ऑप्शंस है ए 121, बी 12321, सी 12,34,321 या डी 12,34,54,321। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12,34,321। प्रश्न 3
ऐसी समूह जिसमें दो छोटी संख्याओं के वर्ग का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए क्रमागत संख्याएं, बी वर्ग संख्याएं, सी त्रिकोणीय संख्याएं या डी पाइथागोरस त्रिक। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी पाइथागोरस त्रिक। प्रश्न 4, अगर पाइथागोरस त्रिक की छोटी संख्याओं में से एक संख्या 12 है तो समूह के बाकी दो संख्या कौन कौन सी होगी? ऑप्शंस है ए 35 और 37, बी 36 और 38, सी 37 और 39 या डी 15 और 17। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 35 और 37। प्रश्न 5, अगर पाइथागोरस त्रिक की बड़ी संख्या 10 है तो समूह के बाकी दो संख्या कौन कौन सी होगी? ऑप्शंस है ए 99 और 101, बी 26 और 25, सी 11 और 12 या डी 6 और 8। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 और 8। आपको भी बहुत गुस्सा आता है? अक्कू को भी आता है। अरे नहीं, मैं अक्कू नहीं, मैं हूँ दीक्षा। मैं ओरेकल स्वयं सेवक हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिलचस्प कहानी। इसका शीर्षक है अक्कू हुई गुस्सा। इसे लिखा है विनायक वर्मा ने और चित्र भी उन्होंने ही बनाया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। इस कैंपेन का नाम है एक दिन एक कहानी। तो आइए चलिए देखते हैं अक्कू को गुस्सा क्यों आया और अगर हमें भी इतना गुस्सा आए तो क्या करें। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद पिताजी रोज की तरह साइकिल पर उसे लेने आए और जब सूरजमुखी के खेतों से उनकी साइकिल गुजरी तो पिताजी ने बोला, अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत पीले हैं, इससे मेरी आंखें चौंधिया जाएगी। अक्कू चिड़चिड़ाई, वो बहुत गुस्से में थी। अक्कू देखो जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए देखा। छी बदमाश बंदर, छू छू जाओ भागो शू। अक्कू ने बोला, लो थोड़ी सी छाछ पी लो। अप्पा बोले, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। ओह थोड़ी सी तो पी लो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने छाछ का एक घूंट लिया। अरे ये छाछ तो बिल्कुल बुरी नहीं है, उसने सोचा। एक घूंट और ऐसा करते करते सारा गिलास खाली हो गया। लो अक्कू थोड़ा सा बड़ा खा लो, अप्पा बोले। ओफो मुझे नहीं खाना। अब अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा सा और खाया, नन्हा सा गा और ऐसे करते करते प्लेट खाली हो गई। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने बोला। अब मुझे बताओ तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से गुस्से में हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। तो क्या स्कूल में कुछ हुआ? शायद। अच्छा अक्कू ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो? अप्पा ने पूछा। ये लो एक बढ़िया सा कागज और कुछ रंग। अक्कू ने सोचा और वो चित्र बनाने लगी। अक्कू ने थोड़ा सोचा और उसने एक ईंट बनाई। ये है वो ईंट, मैं सुबह इससे टकराकर गिर गई थी। अक्कू ने कहा, ये बहुत ही बेकार ईंट है, इससे ठोकर खा के मैं गिर गई। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा ने बोला। फिर उसने एक लड़के का चित्र बनाया। ये बिक्कू है, बहुत ही बुरा लड़का है। जब मैं गिर गई थी तो ये मुझ पे हंस रहा था। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर उसने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अप्पू ने बताया। जब मैं गिर गई थी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई और सब हंसने लगे और उसके बाद
उसने एक कौवे की तस्वीर बना दी। उसने कहा कि ये कौवा बहुत बदमाश है, जब मेरी इडली गिरी तो ये उसे लेकर उड़ गया। अरे बहुत ही भूखा रहा होगा, अप्पा ने कहा। और अक्कू ने फिर उसके बाद अपनी एक टीचर की तस्वीर बनाई। बोली, ये मेरी टीचर है, अमला मिस। जब मैं गिर गई तो इन्होंने मेरी मदद की और फिर मुझे गले लगा लिया। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी, अक्कू ने बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गले पर चुटकी काटने पे तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। उसके बाद अप्पा ने बताया, अरे देखो अक्कू, तुमने कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं। तुम वास्तव में एक कलाकार हो। क्या तुम अपनी अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बना सकती हो? ठीक है, अक्कू बोली। उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है और एक चित्र बनाया और कहा ये एक नाव है। ऐसे करते करते उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बना दिए। ये नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा, और एक कुत्ता भी बनाया और ये रहा एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे वो टकरा कर गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंस रहा था, और इडली चुराने वाले बदतमीज कौवे को भी। और तो और वो ये भी भूल गई कि वो गुस्से में थी। तो इसी तरह से अगर आप भी गुस्से में हो तो ये 10 चीजें करें। जोर जोर से हंसें और हवा में अपनी बाहें फैलाएं, उछले कूदें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। थोड़ा पानी या छाछ पी लें, फल का एक टुकड़ा खाएं या जरा सा गुड़। किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी ड्राइंग बनाएं या इसमें रंग भरें। मिट्टी के ढेर से खेलें। अपने गुस्से के बारे में एक गीत भी बना सकते हैं, फिर ऊंची आवाज में गाएं, बंदर की तरह नाचें। तो ये थी अक्कू और उसके भयंकर गुस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको भी कभी इतना गुस्सा आए तो ये कुछ बातें आपकी सहायता करेंगी। आइए अब साथ मिलकर थोड़ा दिमाग चलाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? पहला सवाल, इस कहानी में कौन कौन से जानवर और पक्षी की बात की गई है? दूसरा सवाल, आपको याद है अक्कू ने सूरजमुखी के फूल देखे थे? सूरजमुखी बाकी फूलों से अलग क्यों है और इसमें और क्या क्या अद्भुत खूबियां हैं? तीसरा सवाल, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। ये शब्द आपने कहानी में भी सुने होंगे। आप मुझे इन शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? पहला शब्द खुशी, दूसरा शब्द खाली, तीसरा शब्द बदमाश, चौथा शब्द शोर। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो मुझे जरूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप घर में बैठे अक्कू के अप्पा की मूंछों जैसा ये खिलौना अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली कागज, ये किसी भी आकार का हो सकता है, एक कैंची, एक टेप, पेंसिल या पेन और एक डंडी। ये डंडी आप अपने घर में पड़े सीप के झाड़ू से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कागज को इस तरह से मोड़ लें और फिर इस पर पेंसिल या पेन से मूंछ के एक तरफ को बनाएं। अब इसे दोनों कागज को इकट्ठे काट लें। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और अगर आप इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ की मूंछ बन जाएगी। आप अपने कागज को काले रंग से रंग सकते हैं। मेरे पास पहले से ही काला कागज पड़ा था। इसे लें और अपनी डंडी को लें। इसे इस मूंछ के टुकड़े को इस डंडी पर यहाँ पर ऐसे टेप के एक टुकड़े से चिपका दें। जब ये इस डंडी से चिपक जाएगा और तो आप इसे ऐसे पकड़कर खेल सकते हैं और ले आपका खिलौना तैयार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।